ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे और इनका रोल पढ़ेंगे कि क्या इस एक्सेस स्पेसिफायर का रोल होता है। ठीक है, द रोल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इज कि क्या करता है, दे आर यूज टू हाइड द डेटा। ठीक है, डेटा मेंबर्स को हाइड करने के लिए यूज होता है, बेसिकली डेटा को हाइड करने के लिए यूज होता है। एब्स्ट्रैक्शन भी इसी से ही अचीव किया जाता है। ठीक है, फिर जो आपका क्या है, डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शन है, उनको जो हम हाइड कर रहे हैं यूजिंग कुछ आपके प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड होते हैं, ये आपके क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, जो आपने क्या है पहले भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, फिर क्या है, फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। अब आउटसाइड वर्ल्ड के मतलब क्या है, आउटसाइड द क्लास। अब क्लास के बाहर हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब उनको एक्सेस करने में बेसिकली इनहेरिटेंस, जब आप अगली क्लास में 11th क्लास में पढ़ोगे तब ये वाला काम आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो इट स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। डीएम मतलब डेटा मेंबर्स एंड एमएफ मतलब मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका पब्लिक। अब पब्लिक क्या करता है, इट अलाउज डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं अपने किसको, डेटा मेंबर्स को। ठीक है, फिर बात आती है इसके एप्लीकेशंस की। अभी तो ये थ्योरेटिकल हमने पढ़ा, जैसा लिखा है वैसा ही हमने क्या है, प्रोग्राम भी बना रखा है। हमने बनाई है एक क्लास एयरपोर्ट नाम से, उसमें एक इंट ए ले रखा है और एक क्या ले रखा है, इंट बी ले रखा है। अब ये दो बेसिकली हमने ले रखे हैं, दो वेरिएबल्स ले रखे हैं, पब्लिक में ले रखे हैं और एक फंक्शन बना रखा है। फंक्शन हमने जैसे लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, एक्सेस स्पेसिफायर, फिर रिटर्न डेटा टाइप और फिर हमारे फंक्शन का नाम। फिर उसके बाद हमने क्या है, डिफॉल्ट फंक्शन बना रखा है और अंदर हमने डिस्प्ले करा रखे अपने डेटा मेंबर्स। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने क्लास ए बना रखी है, क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर उसके बाद क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट बना रखा है किसका, एयरपोर्ट वाली क्लास का। कौन सी, ये वाली क्लास का। अब इसको ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब बेसिकली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड whenever the object of the class is being created. Here the object of the class is being created, that is very why this default constructor। अब इस चीज को, जो ये दो लाइनें लिखी हमने, डिक्लेरेशन हम बोल रहे थे इतनी देर से, ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये आपका क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके 3-4 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये आपका किस तरीके का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। आने वाली अगली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया था, आर के नाम से बनाया था। किस नाम से बनाया था, यहाँ पर आर के नाम से बनाया था। और मैंने क्या लिखा है, आर के डॉट ए। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ डेटा मेंबर को। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मेंबर हम प्राइवेट कर रहे थे, और प्राइवेट करके उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये चीज आपने देखी भी नहीं होगी कभी। ये अब ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज पब्लिक है ये बेसिकली। तो हमने क्या किया, आर के डॉट ए इक्वल्स टू 7। अब हमने ए में 7 डाल दिया है और आर के डॉट बी में हमने 8 डाल दिया है। ठीक है, इसका रफ वर्क हम कैसे करेंगे, आर के लिखेंगे, ए में 7 डाल दिया, बी में 8 डाल दिया। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया, आर के डॉट डिस्प्ले। आर के डॉट डिस्प्ले जैसे ही हमने कॉल किया तो हमारा कौन सा फंक्शन वर्क किया, ये वाला फंक्शन वर्क किया। अब ये वाला फंक्शन वर्क करने के बाद हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए कॉमा बी। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, वैल्यूज आर 7,8। सबसे पहले ए लिखा था तो ए की वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, फिर उसके बाद हमने बी लिखा था तो हमारे यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये तो था पब्लिक मेंबर फंक्शन। अब बात आती है, सॉरी, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब आती है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टेड का बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा, वो आप सुन लो, वही बहुत है। फिर आता है आपका प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। इट इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। रिस्ट्रिक्टेड मतलब सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इसी में है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। बिना ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट के जैसे हम पीछे कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बना के हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स अपना हाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। पब्लिक से तो हाइड नहीं हो रहा था।
पर प्राइवेट से हाइड हो जाएगा। अब बात आती है क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज है। इट इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास। एक क्लास के अंदर अगर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूं तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं कर सकता। फिर क्या है, मेंबर फंक्शंस कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। मतलब जो भी मैंने प्राइवेट में बनाया है उसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं यूजिंग द फंक्शन ओनली। मतलब अगर मैंने क्लास के अंदर एक कोई फंक्शन बनाया, जैसे ये वाली लाइन हमारी क्या बोल रही थी, एक्सेसिबल विद इन द क्लास, तो क्लास के अंदर फंक्शन भी होगा, तो फंक्शन क्या कर सकता है, अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को जो प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है, बेसिकली सभी की बात हो रही है, ठीक है, उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। पर अभी यहाँ पर प्राइवेट की हो रही है, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेट वाले हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फिर बात आ रही है इसके प्रोग्राम की। मैंने यहाँ पर क्लास अमन ले रखा है, प्राइवेट इंट नेम, प्राइवेट इंट आरके, क्लियर। और इसमें यहाँ पर डिस्प्ले का एक प्रोग्राम बना रखा है, ये वाला प्रोग्राम अभी बाद में देखेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, अमन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अमन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया ए, सॉरी अमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, और उसमें क्या किया, a डॉट नेम इक्वल्स टू 7। अब जब मैं ये वाली लाइन लिख रहा हूं तब मेरा क्या जनरेट हो रहा है, एरर जनरेट हो रहा है। तभी मैंने यहाँ पर इलीगल लिखा है। क्यों, यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इलीगल है ये, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये प्राइवेट है आपका नेम, तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली एक्सेस इसको नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या एरर जनरेट हो रहा है। फिर बात आ रही है किसकी, ये चेंज वाला फंक्शन है। जरा सा चेंज फंक्शन पे गौर डाल लेते हैं। जो चेंज आपका फंक्शन है वो आपका क्या है, अमन वाली क्लास के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो पब्लिक जो आपका चेंज है उसमें a कॉमा बी है। a कॉमा बी का मतलब हम यहाँ से कुछ पैरामीटर भेजेंगे, ये आपके क्या फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इनको फॉर्मल पैरामीटर बोला जाता है और इनको एक्चुअल पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। तो हमने एक्चुअल पैरामीटर में 8,9 भेजा और 8,9 आपके a और b में जाके सेव हो गया। अब नेम में a सेव हो गया और आरके में b, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेव हुई है। तो 8 की वैल्यू a है और 9 की वैल्यू b है, तो इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो गई, 8, a की वैल्यू 8 हो गई है और आरके की वैल्यू 9 हो गई है। अब यहाँ पर आपको क्या बात आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि जो आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, बेसिकली ये तो यहाँ पर प्राइवेट दिख रहे हैं, जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं वो एक्सेसिबल हो सकते हैं पर विद इन द फंक्शन ओनली विच इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। जो पब्लिक है उसी को क्या कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था, इलीगल था, पर जब मैं इसको अपने मेंबर फंक्शन से यूज कर रहा हूँ उसी क्लास से, तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हो रहा है। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, ये पब्लिक है और ये भी पब्लिक है। फंक्शन पब्लिक होंगे तभी ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं, अगर पब्लिक नहीं है तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, तो वेरी गुड। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं सबसे पहले द यूज ऑफ दिस कीवर्ड। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किस चीज का है, दिस कीवर्ड का है, और हमने कंस्ट्रक्टर्स वगैरह में भी देखा है कि दिस कीवर्ड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दिस कीवर्ड। जो हमारा दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड बेसिकली कब यूज होता है, रिडंडेंसी के वक्त यूज होता है। रिडंडेंसी का मतलब क्या है, जब आपको एक से ज्यादा बार सेम चीज देखने को मिल रही है। आगे देखेंगे इसका प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द क्लास मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स, ठीक है। क्लास के डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, किससे, फॉर्मल पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल से, ठीक है। अगर लोकल वेरिएबल या फॉर्मल पैरामीटर सेम नाम के हो रहे हैं तो हम कंफ्यूज जाएंगे, या तो प्रोग्राम कंफ्यूज जाएगा, एम्बिग्यूटी आ जाती है। इससे क्या आ जाती है, एम्बिग्यूटी शब्द का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल है। तो एम्बिग्यूटी आने का शब्द मतलब क्या है, एम्बिग्यूटी कैसे आएगी, क्यों आएगी, वो जरा सा फंक्शन के उसमें देखते हैं। तो ये सपोज करो एक क्लास है और यहाँ पर क्या, इंट नेम हमारा प्राइवेट होता है, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अभी एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा था, बाय डिफॉल्ट आपका क्या चलता है, प्राइवेट चलता है। तो ये दोनों प्राइवेट बन गए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट नेम और इंट नंबर, अब ये दोनों चीज आपको क्या यहाँ पर सेम दिख रही है, पर मैंने इनको एज अ फॉर्मल पैरामीटर लिया है और इनको क्या लिया है, एज अ इंस्टांस वेरिएबल लिया है। अब जब मैंने यहाँ पर दिस नहीं लगा रखा और मैं इनको लिख रहा हूं ऐसे, नेम इक्वल्स टू नेम और नंबर इक्वल्स टू नंबर, तो क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो गया ना मैं कि ये वाला नेम किसका है, ये वाला नेम है कि ये वाला नेम है।
तो मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए ये दिस डॉट नेम लिखना जरूरी है, तब जाके क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा कि दिस से क्या है, ये क्लास का वेरिएबल है, दिस नेम क्या है, क्लास का नेम है, और ये वाला नेम क्या है, आपका फॉर्मल पैरामीटर वाला नेम है। ठीक है, जो पैरामीटर से जब हम कॉल कर रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू आपकी जब फॉर्मल पैरामीटर में सेव होगी तो वो वैल्यू आपकी क्या है, दिस डॉट नेम क्लास का जो इंस्टांस वेरिएबल है उसमें सेव हो रही है। और फिर जो आपका नंबर है वो भी दिस डॉट नेम आपका क्या हो रहा है, दिस डॉट नंबर आपका सेव हो रहा है किसमें, सॉरी नंबर सेव हो रहा है आपका दिस डॉट नंबर में। तो यहां पर मैंने एक नोट लिखा है, क्या लिखा है, दिस कॉल्स द मेंबर फंक्शन, क्या डेटा मेंबर्स यूजिंग दिस। तो यहां पर क्या दिस से हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं क्लास के मेंबर, डेटा मेंबर्स को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट, दिस का रियल रोल। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, एक और चीज देख रहे हैं, क्या है आज की क्लास में, जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जंप स्टेटमेंट बेसिकली आपके कुछ तरीकों से क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है आपका ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है आपका गो टू, एक होता है रिटर्न। आपकी जो 10th क्लास की बुक है, 10th क्लास की बुक में ये 4 चीजें दे रखी है। ठीक है, बेसिकली गो टू तो नहीं दे रखा है, पर आपको ये 3 चीजें तो दे रखी है। ठीक है, तो जब भी आपको मल्टीपल चॉइस में आएगा तो मल्टीपल चॉइस में इन चारों के अलावा जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है वो आपका क्या होगा, गलत होगा। यही 4 क्या है आपके जंप स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। या हम जावा के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेक, ब्रेक किस लिए यूज होता है, टर्मिनेट द लूप। शॉर्ट नोट्स में याद रखेंगे तभी जाके समझ में आएगा किस लिए यूज होता है, टर्मिनेट द लूप, मार देता है ये लूप को, ब्रेक कर देता है। फिर बात आती है कब कैसे इस चीजों में हमें फायदा होगा, और नेस्टेड लूप में हमारा दोनों लूप ब्रेक होंगे या एक लूप ब्रेक होगा, वो हमारी कुछ डेफिनेशन में गिवन है। व्हेन यूज्ड विद नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप मतलब एक फॉर यहाँ लगाया, फिर कुछ लिखा, फिर दूसरा फॉर यहाँ लगाया, ठीक है, और कुछ लिखा। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक लिखा, इस वाले अंदर वाले फॉर के अंदर ब्रेक लिखा। ठीक है, तो इससे कौन सा लूप ब्रेक होगा, आउटर लूप होगा या इनर लूप ब्रेक होगा, तो वो हमने डिफाइन किया है, इट टर्मिनेट्स द इनर लूप। अंदर वाले लूप को ही तोड़ेगा, बाहर वाला ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगर दोबारा से एनकाउंटर हो रहा है तो दोबारा से चलेगा। ये अगर दोबारा से चलने के लिए बोल रहा है इसको अगली इटरेशन में, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ब्रेक क्या कर रहा है, आपका इनर मोस्ट लूप कर रहा है, रादर देन द आउटर मोस्ट लूप विल रन साइमल्टेनियसली। ठीक है, फिर बात आ रही है किसकी, कंटिन्यू की। कंटिन्यू क्या करता है, डू नॉट टर्मिनेट्स द लूप, रादर इट स्किप्स रेस्ट ऑफ द कोड एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इटरेशन। ये आपका क्या कर देगा, ब्रेक नहीं करेगा, उसके नीचे जब भी कंटिन्यू इन्वोक होगा उसके नीचे का सारा कोड आपका क्या कर देगा, स्किप कर देगा और मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इटरेशन, अगली इटरेशन पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, जरा सा इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने दोनों बना रखे हैं, दोनों में सेम कोड यहाँ पर आपको विजुअलाइज करवा रखा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू का। चलो, जब ये वाला प्रोग्राम वर्क करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0, तो आपका क्या 0 प्रिंट हो गया, एसओपी लाली लाइन से, एसओपी आई से 0 प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर आप 0 देख सकते हो। फिर क्या होगा, आई क्या 3 के बराबर है, आई क्या है 0 है अभी, तो बराबर नहीं है, तो एक और बार क्या हो जाएगा, आपका नीचे वाला लूप वर्क हो जाएगा, नीचे वाला लाइन वर्क हो जाएगी, तो 2 बार आपको 0 देखने को मिल रहे हैं ब्रेक वाले इसमें। तो इसका मतलब क्या है, ये अभी दोनों वर्क कर गए। अब क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 फिर से प्रिंट होगा, फिर चेक होगा क्या वो 3 है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स, नीचे वर्क करेगा प्रिंट आई, आई की वैल्यू 1 दोबारा प्रिंट हो गई। अगली इटरेशन पे आई की वैल्यू 2 हुई, और 2 भी आपका क्या है, ये दोनों सिचुएशन वैलिड करेगा, ये वाला आपका वर्क नहीं करेगा बिकॉज आई की वैल्यू 3 नहीं है, तो क्या होगा, आपका 2 बार 2 प्रिंट हो गया है। पर अगली बारी में इंपॉर्टेंट केस, जब आई इक्वल टू 3 होगा तब क्या दिक्कत होगी कि जब आई की वैल्यू 3 है तब सबसे पहले तो प्रिंट हो जाएगा, एक बार प्रिंट देखने को मिल रहा है, उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तब ब्रेक कर दो, ब्रेक देखा, टर्मिनेट द लूप, लूप बंद कर दो, चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो जैसे आपने ब्रेक देखा उसके बाद आपने कोई आगे फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करनी है। कोई दिक्कत परेशानी इतने पार्ट में। अब बात आती है कंटिन्यू की। अब डिफरेंशिएशन देख रहे हैं हम, तो कंटिन्यू में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0 इज लेस देन 5, सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, 0 प्रिंट हो गया यहाँ पर कंटिन्यू में, आप देख सकते हो 0 प्रिंट हो चुका है। फिर सेम आपका क्या है, ये 2 तक कंटिन्यू सेम आपके क्या है, पहले वाले प्रोग्राम की तरह वर्क करेगा, पर जब आई की वैल्यू 3 होगी
ठीक है, तो 3 आपका एक बार प्रिंट होगा, हो गया यहाँ पर 3 एक बार प्रिंट। उसके बाद क्या है, i इज इक्वल टू 3, तब मिला कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब स्किप्स रेस्ट ऑफ द कोड। रेस्ट ऑफ द कोड क्या है, इसके नीचे वाला ये वाला है, तो ये स्किप कर देगा एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन मतलब वापस से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब i की वैल्यू 4 हो गई, तो सबसे पहले प्रिंट 4 हुआ यहाँ पर 4, और इसके बाद ये वाली लाइन दोबारा एग्जीक्यूट करेगी। 2 बार आपको 4 देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या समझ में आया कि बेसिकली यहाँ पर एक बार 3 प्रिंट हो रहा है, यहाँ भी एक ही बार प्रिंट हो रहा है, पर यहाँ के बाद रुक गया था ब्रेक में, पर कंटिन्यू में 2 बार, मतलब क्या है आपका 4 वाली इटरेशन भी चली। क्लियर इतने पार्ट में कोई दिक्कत परेशानी? वेरी गुड। अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया तो आज की क्लास में ये बहुत है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था कि महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ये वाला आपने कर रखा होगा क्वेश्चन। महेंद्र सिंह धोनी को किस में कन्वर्ट करना है, हमें MS धोनी में कन्वर्ट करना है, M.S धोनी, ठीक है। इसमें मैंने कौन सा यूज किया, ट्रिम वाला तरीका यूज किया। आपकी बुक में कौन सा तरीका यूज किया होगा, स्पेस देने वाला यूज किया होगा कि आगे स्पेस जोड़ दो। पर मैं थोड़ा सा एडवांस सोच रहा हूँ कि भाई मैं यूजर से भी इनपुट कराऊं ना, तो यूजर भी गलत डाल सकता है। एक बार स्पेस के साथ डाल दिया हो तो यूजर ने, तो मैं बेसिकली इसको ट्रिम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कोई गलती नहीं चाहता हूँ, तो मैंने ये वाला प्रोग्राम चाहता है। ये वाला प्रोग्राम कभी ऐसा नहीं होगा कि ये रुक जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रिम कर दिया, आगे पीछे से स्पेस हटा दिए। ट्रिम से क्या होता है, आगे पीछे से स्पेस हट जाते हैं। या फिर उसके बाद क्या होगा, इंट एल क्या है, बेसिकली आपका लास्ट इंडेक्स है। अब मुझे अगर महेंद्र सिंह धोनी में से MS धोनी प्रिंट करवाना है, तो मुझे सबसे पहले स्पेस देखना पड़ेगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस किधर है, वो मुझे कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है। इसके बाद धोनी है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस से मुझे क्या मिलेगा, इसका इंडेक्स मिल जाएगा। इसका इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मुझे एज ए इंडेक्स मिल रहा है। एल की वैल्यू 11 हो चुकी है। आर के मैंने खाली स्ट्रिंग लिया है। फिर उसके बाद i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन एल। अब मैंने लेस देन एल क्यों चलाया, भाई मुझे ऑब्वियस ही बात है यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो अब सर्च करना है। ये तो मैं सबस्ट्रिंग से अचीव कर सकता हूँ, सबस्ट्रिंग फंक्शन से इतना पार्ट मैं अचीव कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, i इक्वल्स टू 0 है, सबसे पहले 0 इटरेशन पे हम क्या चेक करेंगे, a का i इंडेक्स क्या नॉट इक्वल्स टू स्पेस है। अगर a का i इंडेक्स नॉट, हाँ भाई m पर स्पेस के बराबर नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाली एक पहली कंडीशन तो ट्रू है, साथ में एंड भी लगा है, मतलब क्या दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो i क्या 0 है, हाँ i आपका 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, r के हमारी जो खाली था उसमें क्या हो जाएगा आपका a डॉट कैरेट i क्या है, अभी m है, a डॉट कैरेट i में m है, तो आपका m इसमें जाके सेव हो गया और साथ में फुल स्टॉप भी लग गया फ्री में, ठीक है। फिर उसके बाद अगली इटरेशन पे क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये वाली कंडीशन आपकी चेक होगी नहीं होगी, क्योंकि इफ और एलिफ लगा है, तो इन दोनों में कोई भी एक सिचुएशन वर्क करती है। तो एल्स इफ वाला पार्ट वर्क नहीं करेगा, i की वैल्यू बढ़ेगी 1 होगी। यहाँ पर क्या है, ये वाली सिचुएशन भी वैलिड नहीं हुई, ये वाली सिचुएशन भी वैलिड नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या स्पेस चेक कर रहा है और अगला इंडेक्स उसका स्पेस नहीं चेक कर रहा है। यहाँ पर क्या है i+1, तो ये वाला 1 पे भी ट्रू नहीं होगा, 2 पे भी ट्रू नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा। जब i की वैल्यू 6 होगी तब क्या होगा, ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। ये वाला तो तब वर्क होगा जब i इक्वल टू 0 है, दोनों कंडीशन ट्रू, ये इसके बाद कभी वर्क नहीं करेगा। ये हमारा पहला इंडेक्स स्टोर करवाने के लिए, पहला एलिमेंट या फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड स्टोर करवाने के लिए। दूसरा वाला पार्ट आपका किस चीज के लिए, कि आपका एब्रीवेशन सिंग, तो 6 को स्पेस मिल गया है और साथ ही साथ i इक्वल टू 1 पे कोई स्पेस नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आरके का आरके प्लस ए डॉट कैरेट i+1 की बात हो रही है। अगर i इक्वल्स टू मेरा 6 है, जैसे मैंने बताया था, तो 6+1 7 s है हमारा, तो s क्या है, नॉट इक्वल्स टू स्पेस है, तो हमारा क्या हो गया, s जाके आरके में जुड़ गया, s यहाँ पर जुड़ गया और डॉट लग गया, क्योंकि यहाँ पर फ्री फंड का डॉट लगा रखा था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, m और s तो बन गया, फिर उसके बाद ये कभी वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद उसको लास्ट इंडेक्स 11 मिल जाएगा और 11 पे वो लेस देन की कंडीशन यहाँ पर हमने लगा रखी है, l इज लेस देन l। तो इसके बाद हमारे क्या ms तो बन गया। अब धोनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए rk इक्वल टू rk प्लस a डॉट सबस्ट्रिंग l+1। अब कौन मुझे बताएगा कि l+1 क्यों किया है मैंने। अब l+1 रीजन ये है, अगर l मेरा 11 है, मुझे 12वें वाले से लेके आखिरी तक चाहिए, 12 से ही शुरू करना है, ठीक है। बहुत अच्छा बताया अंशिका ने।
तो यहाँ पर क्या है आपका 12, इधर आपका 12 आएगा तो आपका 12 से लेके लास्ट तक हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारा क्या हो रहा है, MS धोनी लास्ट में जाके जुड़ रहा है यूजिंग सबस्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो फिर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।